आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का भूगोल का प्रश्न पत्र। और ये परीक्षा तिथि इसमें लिखी है 29 जुलाई 2018, यानी कि ये परीक्षा कराई गई थी 29 जुलाई 2018 को। भूगोल का प्रश्न पत्र आपके सामने है। ये इन सभी क्वेश्चन को हम आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि इस पेपर में से भी कई क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। जो लोग नए हों चैनल पर, वह सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी कि यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियम। तो कहने का मतलब ये है, ये इसमें मैचिंग दे रखी है, यानी कि इसमें हम देखिए सीधे हम आते हैं इसमें इसकी व्याख्या पर, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। केंद्रीय स्थल सिद्धांत किसका है? क्रिस्टलर का। औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत किसका है? वेबर का। कृषि अवस्थापना सिद्धांत किसका? बॉर्न-थीनेन का। खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम किसका है? रेली का। तो यह आप लोग ध्यान रखें। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो विवरण का प्रतिरूप होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, लगभग समरूप। व्याख्या में देख सकते हैं आप ही, जब किसी अधिवास के समूह का निकटतम पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो उससे बनने वाला प्रतिरूप लगभग समरूप होता है, तथा आर का मान 2 से अधिक हो तो समरूपीय प्रतिरूप पाई जाएगी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अल्प विकास की अवस्था को प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक विस्तार अवस्था। अब इसके हम चलते हैं व्याख्या पर इसी क्वेश्चन की। इसमें दे रखा है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रारंभिक विस्तार अवस्था को अल्प विकास की अवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जन्म दर और मृत्यु दर के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों से उत्पन्न प्रतिरूपों के अनुसार जनांकीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और मान्य हैं, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए कौन कौन सी है इसमें, यानी कि जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं। इसको ध्यान से आप समझिए, कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। पहले इसमें दे रखा है उच्च स्थायी अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। तीसरा है प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, जिसमें जन्म दर उच्च रहती है किंतु मृत्यु दर में ह्रास होता है। नंबर 3 उच्च वर्धमान अवस्था, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर में ह्रास होता है और मृत्यु दर निम्न स्तर पर होती है। चौथा है निम्न स्थायी अवस्था, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न स्तर पर हो जाती है। नंबर 5 ऋणात्मक जनसंख्या अवस्था, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिमी एशिया का कौन सा देश 2017 में घना बसा है? ये उस समय के हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया है इसमें। तो इसमें दे रखा है आंसर सी, संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया का सबसे घना बसा देश संयुक्त अरब अमीरात है। 2017 में कोई रिपोर्ट आई होगी उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है मलय परिमंडल।
देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंध नहीं है। यह परिमंडल दक्षिण पूर्वी परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिन्हें 3 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। अब देखिए 3 कौन कौन से हैं इसमें। एक तो आता है इसमें मेलानेशिया, इसके अंतर्गत आते हैं पापुआ न्यू गिनी, फिजी द्वीप समूह, सोलोमन द्वीप या बानियात द्वीप। अगला जो आता है इसमें नंबर 2, इसमें आता है टोबाको द्वीप, किरिबाटी द्वीप, और इसमें आता है कुक द्वीप और हवाई द्वीप। नंबर 3 है माइक्रोनेशिया, उत्तरी मारिताना द्वीप, मारितानिया द्वीप यानी कि, और दूसरा है कोरोलाइन द्वीप समूह, और इसके बाद है गिलबर्ट द्वीप समूह और मार्शल द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के तराई में हुई है? तो आंसर है यानी कि थारू। और थारू की देखिए इसमें व्याख्या लिखी है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। थारू सुअर और मुर्गी पालन के साथ साथ कृषि भी करती है। मदिरा थारुओं का पेय पदार्थ है। जाड़ नामक चावल की मदिरा प्रमुख है। हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के लगभग सभी त्योहारों को भी मनाते हैं या मानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 7, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की थी? तो देखिए इसका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन ए, यानी कि इसमें लक्षद्वीप आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसमें जो ऑप्शन दे रखा है लक्षद्वीप आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ की साक्षरता 91.8% है और दमन द्वीप की 87.1% है। अंडमान निकोबार की है 86.6%, पुडुचेरी की 85.8%। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। तो ये बोलते हैं कायिक जनसंख्या। इसकी देखिए व्याख्या पे आते हैं। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। प्रदेश की प्रति इकाई कृषि भूमि पर औसतन कितने मनुष्य का भार है? मानव निवास के लिए अनुपयुक्त भूमियों को कुल क्षेत्रफल से निकाल देने के परिणाम स्वरूप कायिक घनत्व प्राप्त होता है। ये इसका सूत्र है, कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र, और ब्रैकेट में लिखा कुल योग्य भूमि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? तो आंसर है नागपुर। तो देखिए इसकी व्याख्या में दे रखा है, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को आपस में जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, हुबली, बेलगांव, बेंगलुरु, गुंटूर, नेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेल्लूर, कांचीपुरम, भुवनेश्वर, वाराणसी, कानपुर, आगरा इस परियोजना से जुड़े हुए शहर हैं। और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें इसकी व्याख्या में आगे दे रखा था कि जबकि नागपुर इस परियोजना से नहीं जुड़ा है, यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह परियोजना 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, नागालैंड हो। अब इसकी व्याख्या पे चलते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है आपतानी, कश्मीर की हांजी, नागालैंड की नागा कोनियक और मेघालय की खासी जनजाति है। इसमें दे रखा है नोट करके, हो संथाल मुंडा जनजाति झारखंड की प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति नागालैंड में नहीं पाई जाती है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिक होता है? तो आंसर है तमिलनाडु।
ये सब क्वेश्चन आपके मोस्टमेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसमें दे रखा है 2020 से 21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार तमिलनाडु में गन्ने का प्रति एकड़ उत्पादन अधिकतम है। गन्ना उत्पादन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और विश्व के लगभग 1/3 गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। और उत्पादकता की दृष्टि से तमिलनाडु नंबर 1 पे है और कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परमाणु शक्ति संयंत्रों में से किसकी क्षमता सर्वाधिक है? तो आंसर है कुडनकुलम। इसमें दे रखा है केंगा कहाँ पर है? कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकरापाड़ा गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। और अगला क्वेश्चन है भारत में जिप्सम उत्पादन में निम्नलिखित में से किस राज्य का एकाधिकार प्राप्त है? राजस्थान इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या में दे रखा है जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर प्रमुख है। राजस्थान अग्रणीय उत्पादक है। राजस्थान में गंगानगर जिला जिप्सम उत्पादक का प्रमुख जिला है। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा अवस्थित है, तो ये तो आप सभी जानते हैं सिक्किम में ही। भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य में डोंगेकिया श्रेणी में स्थित है। 1962 से बंद पड़े इस भारत चीन मार्ग को 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया था। यह दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। और इसमें दे रखा है सिक्किम राज्य में जेलेपला दर्रा भी स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में चांगला, काराकोरम, बुर्जिल दर्रा। देखिए ये उस समय तो ये कश्मीर में थे दर्रे, अब ये लद्दाख में है। चांगला, काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात का सही युग्म प्रस्तुत करता है? और 19 कह रहे हैं बल्कि 943 ग्रामीण लिंग अनुपात है। नगरीय कितना? 922 और 947, 924, 944, 923, 949, 929। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके देखिए व्याख्या में दे रखा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात 943 है, जो 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 949 तथा शहरी क्षेत्र में 929। अगला क्वेश्चन अगस्ता मलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये लगता है केरल में। इसमें दे रखा है देखिए व्याख्या में अगस्ता मलाई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के केरल राज्य में है। अगस्ता मलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर अन्नायमुडी है, जिसकी ऊंचाई यानी कि 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका नाम क्या है? अन्नायमुडी। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा अवध मैदान की प्रमुख नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघरा। तो इसमें दे रखा है अवध मैदान की प्रमुख नदियां हैं। गंगा मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिम का भाग रोहिलखंड का मैदान कहलाता है, जबकि पूरब का मैदान अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? तो आंसर है सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। भारत के 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। जबकि पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र में अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, साइलेंट घाटी आदि क्षेत्र स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की थी? तो ये किसने की थी? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, H.G. चैंपियन द्वारा। हेरी जॉर्ज चैंपियन ने भारतीय वनों के वर्गीकरण की योजना 1936 में प्रस्तुत की थी। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, पादप स्वरूप पर आधारित होती है। वनों को 15 वर्गों में बांटा गया है और इसके ये तो मुख्य हो गए 15, इसके बाद 136 उप वर्गों में बांटा गया है।
और दे रखा है ISFR 2011 की 2021 की के जो आंकड़े आए थे वनों के, उसके अनुसार दे रखा है कि भारत में वनों और वृक्षों से संबंधित आच्छादित कुल क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये लिखा है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? तो इसका आंसर है ए, ब्राजील धारा। ब्राजील जलधारा जो है गर्म जलधारा है और दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा ब्राजील के पूर्व तट से टकराकर दक्षिण की ओर सहारे तटों के सहारे बहती है और अंत में पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर विलुप्त हो जाती है। इस गर्म जलधारा को ब्राजील की धारा भी कहते हैं। कनारी धारा लेब्राडोर तथा बेंगुएला और अटलांटिक महासागर की धारा ठंडी जलधारा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे चौड़े महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं, ये मिलते हैं आर्कटिक महासागर में। सबसे चौड़े महाद्वीप मगन तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किनारे का जो भाग महासागर के जल में डूबा रहता है, जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री और औसत गहराई 100 फैदम या 600 फीट होती है, महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। सबसे चौड़ा मगन तट साइबेरिया के किनारे के साथ साथ उत्तरी ध्रुव सागर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो ये मिलती है बॉन झील की लवणता सबसे ज़्यादा है। संसार में सबसे अधिक लवणता तुर्की की बॉन झील 330 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। इसके बाद मृत सागर में 238 प्रति 1000 ग्राम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की ऊटाह प्रांत की ग्रेट साल्ट लेक में 220 प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। लाल सागर में तीव्र बाष्पीकरण तथा नदियों का ताज़ा जल ना बहने के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। टिटिकाका झील दक्षिणी अमेरिका में स्थित पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर अवस्थित विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रशांत महासागर में अवस्थित क्यूरसीवो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा की एक शाखा उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई होक्काइडो द्वीप के उत्तरी भाग तक जाती है। इस धारा को क्यूरसीवो गर्म जलधारा कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से चलकर एक ठंडी जलधारा बेरिंग जल संधि से होकर होक्काइडो द्वीप तक पहुंचती है। इस जलधारा को आयुशिवो या क्यूराइल की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागर में सर्वाधिक गहराई वाले भागों में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाल मृत्तिका। लाल मृत्तिका महासागर में 2700 फैदम से अधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है। लाल मृत्तिका में लोहा ऑक्साइड एल्युमिनियम अधिक मात्रा में मिलते हैं, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी की उत्पत्ति ज्वालामुखी पदार्थ में विघटन से होती है। यह पदार्थ नदियों तथा पवन द्वारा बहाकर सागरों में इकट्ठा किया जाता है। इस मृत्तिका के निर्माण में ज्वालामुखी के द्वारा निक्षेप के अंश तथा लोहा सिलिकेट एल्युमिनियम 85.35%, कैल्शियम 6.7% और सिलिका 2.3% पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? तो इसमें दे रखा है बेंगुएला के बारे में दे रखा है। बेंगुएला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिण अटलांटिक धारा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से टकराने के बाद उत्तर की ओर मुड़ जाती है तथा आगे चलकर यह धारा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, पेलाजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये मिलते हैं शैवाल से। पेलाजिक निक्षेप के अंतर्गत गहरे सागर में उपस्थित शैवाल के अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है जो पंख यानी कि मड के रूप में पाए जाते हैं। उन्हें ऊंच कहा जाता है। चूना तथा सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है चूना प्रधान ऊंच और दूसरा है सिलिका प्रधान ऊंच। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, शुक्र। और इसकी व्याख्या में दे रखा है शुक्र पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम ग्रह है जिसकी दूरी पृथ्वी से 4.0 करोड़ किलोमीटर है। यह सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भौर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम यानी घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व
आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके बाद क्वेश्चन है फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ज्वारीय परिकल्पना के अंतर्गत। देखिए ज्वारीय परिकल्पना जो है इसमें दे रखा है, इसके जो प्रतिपादक थे ब्रिटिश विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया था तथा जेफरी ने नामक विद्वान ने इस परिकल्पना में 1929 में संशोधन किया था। क्वेश्चन नंबर 29, तारों की निःसृत गैस और धूल के राशि के पिंडों को कहते हैं, ये बोलते हैं नेबुला। तारों की निःसृत गैस और धूल के राशि पिंड को नेबुला के नाम से जाना जाता है। अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था, ये क्या था, ऑटो श्मिट ने। अंतरतारकीय धूल परिकल्पना के प्रतिपादक ऑटो श्मिट ने 1943 में किया था। उन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस और धूल कणों से मानी है। उन्होंने माना है कि ब्रह्मांड में आदिकाल से गैस और धूल कण फैले हुए थे, जिसकी उत्पत्ति उल्का और तारों से मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का फल होता है, ये कहा था डेविस के द्वारा बोला गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। स्थलाकृति संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल है। डेविस के अनुसार प्रत्येक स्थलरूप अपर्दन के चक्रीय रूप का प्रतिफल है। इसे डेविस का त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित है, यह है वायु द्वारा। स्टोन लैटिस वायु क्रिया द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थल रूप होता है, और इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरी इसमें डिफाइन करा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, हैरी हेस के द्वारा किया गया था। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के प्रभाव एवं स्वरूप से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूगर्भशास्त्री टूजो विल्सन ने 1935 में, ये 35 नहीं, ये लगभग होगा 1965, ठीक है, तथा इस सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए 2 ऑप्शन है, बी आंसर है इसमें, गंगा और नील, दोनों आंसर बिल्कुल इसमें राइट है। चापा का डेल्टा का आकार वृत्त के चाप या धनुष के समान होता है, इसी से उसे धनवाकार डेल्टा भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है तथा दोनों किनारों की ओर यह कम होता जाता है, जैसे नील नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा, इरावती डेल्टा और सिंधु नदी का डेल्टा इस चापा का डेल्टा ही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस भूआकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन से नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ड्रमलिन। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी के निक्षेप के फलस्वरूप होता है, जो कि गोलास में मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिसका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। ड्रमलिन का ढाल असमान होता है। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को क्या कहते हैं, बजाड़ा। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट और प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बजाड़ा कहा जाता है। निक्षेप का निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारे पर जिलोट पंखों के मिलने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेलेग्लिमाइट। स्टेलेग्लिमाइट काष्ठ द्वारा निर्मित यानी भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जिसका निर्माण निक्षेप के फलस्वरूप होता है, और कास्ट, बिंडो, लेपिच, डोलाइंस ये तीनों अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 38, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जालीदार शिला स्टोन लैटिस। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा जालीदार शिला का निर्माण होता है। इसमें दे रखा पवन अपर्दन द्वारा निर्मित बादगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, भूस्तंभ, जियोगेन, यार्डंग, ड्राइकांटर और पुल और खिड़की आदि बनती है, और निक्षेप द्वारा बनने वाली आकृतियाँ बालू का स्तूप, बरखान, लोयस मिट्टी, बालसन, प्लाया और बजाड़ा पेडिमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय बात्रक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ये किया था बी बर्कनीज और जे बर्कनीज, इनके द्वारा। ध्रुवीय बात्रक सिद्धांत का प्रतिपादन नॉर्वे के 2 ऋतु विज्ञानी बी बर्कनीज और जे बर्कनीज ने 1918 में शीतोष्ण
चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में दिया था। इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक मिनट निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्लेस्टोसीन। महान हिमयुग के लिए प्लेस्टोसीन युग माना जाता है या जाना जाता है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हिमानीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई थी, जिसके नाम निम्नलिखित हैं। पहले इसमें दे रखा है, देखिए हिमयुग के नाम दे रखे हैं, और यूरोप दे रखा है और अमेरिका। यूरोप में बोलते हैं गुंज मिंडेल रिसबुर्न, अमेरिका में नेब्रास्का, कंसाइन, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन। इनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद दे रखा है सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, तो इसको सीधा हम बता देते हैं। इसकी व्याख्या में ही आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा किससे मैचिंग करना है। लेखक दे रखे हैं इसमें, एक तरफ पुस्तक का नाम है स्ट्रैबो की है ज्योग्राफी, बोरेनियस की है ज्योग्राफिया जर्नलिस, और टॉलमी की है ज्योग्राफी यानी डेडजेल की है एंथ्रोपोजो ज्योग्राफी। ये आप ध्यान रखें सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसको भी हम व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें विचारधारा दे रखी है एक तरफ दे रखा है इसमें प्रतिपादक चिंतन फलक के हैं टी.एस. कोहन, संभववाद के हैं ब्लास, अमलैंड के हैं आंद्रे एलेक्स, और मेगालोपोलिस के हैं गोटमैन। फिर इसके बाद सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। पुस्तक दे रखी है, एक तरफ लेखक हैं फिजियोग्राफी, यह है सेलिसबरी की, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, यह है सैम्पुल की, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, यह है हंटिंगटन की, द पायोनियर फ्रिंज, यह है बोमेन की। इसके बाद अगले क्वेश्चन है हमारी सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है इसमें। फिर इसकी व्याख्या पे हम आते हैं। ये सब क्वेश्चन टीजीटी के एग्जाम में बल्कि एलटी ग्रेड की भर्ती में पूछे गए हैं। ये एलटी ग्रेड का पेपर है 2018 का। संकल्पना दे रखी है, लेखक हैं क्षेत्र वर्णन या विवेचन की संकल्पना रिस्तोफेन की है, भूदृश्य की संकल्पना सावर की है, रिमलैंड की संकल्पना स्पाइकमैन की है, जैव राज्य की संकल्पना यानी कि रेडजेल की है। फिर इसमें सूची आई है मैचिंग के लिए। प्रत्यक्षवादी की विचारधारा अगस्ट काम्टे की है, आचारपरक भूगोल किसका है? किर्क का है। मानवतावादी भूगोल किसका है? सी फू तुयान का है। नाम नियतिवादी वो जो है टेलर का है। ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप की यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन व्याख्या से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है हार्टसॉन। इन्होंने बोला था कुमारी सैम्पुल ने कि मनुष्य प्रकृति का बच्चा है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और इस हार्टसॉन जो थे एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। सहारा रेगिस्तान के पूर्व में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को किस नाम से जानते हैं? हरमट्टन। हरमट्टन शुष्क और गर्म पवन है जो सहारा रेगिस्तान के पश्चिम में बहती है। इस पवन को डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह वायु सहारा रेगिस्तान से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है। वहाँ के निवासी को आर्द्र मौसम में राहत मिलती है। इसको इस डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय तरंग लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा या सूर्य तक प्राप्त करती जिसका विकिरणन होता है। तो ऑप्शन है फोटोस्फीयर से। इसकी व्याख्या दे रखी, काफ़ी इसमें व्याख्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरखान पवनामुखी ढाल तीव्र होता है, बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गलत है, आर सही है। व्याख्या में दे रखा बरखान का पवनामुखी ढाल मंद होता है जबकि पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है। बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। बरखान पवनमुखी ढाल उत्तल और पवन विमुखी ढाल अवतल होता है तथा प्रचलित पवन तथा भंवर द्वारा यानी कि बरखान का शीर्ष भाग पवन की दिशा में 2 नुकीले सिरों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको भी देख लेते हैं इसकी व्याख्या में ही। टोंगा द्वीप कहाँ पर है? प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत में। चैलेंजर उत्तरी प्रशांत में। रोमांस दक्षिण अटलांटिक में। नरेश उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये कथन किसका है? काफ़ी फेमस है, जिम्मरमैन का है।
ये जिम्मरमैन ने बोला था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड में। और इसमें देखिए व्याख्या में आपको जानकारी मिल जाएगी, सब पूरी लिस्ट बनी हुई है। मिल्पा बोलते हैं मलेशिया, एक मिनट रुकिए, मिल्पा बोलते हैं मलेशिया, सॉरी मिल्पा है मैक्सिको और मध्य अमेरिका, टावी है मेडागास्कर, केगिन है फिलीपींस में, लद्दाख है इंडोनेशिया मलेशिया में, रोका है ब्राज़ील में, झूम है उत्तर पूर्वी भारत में, और चेन्नई है श्रीलंका में बोला जाता है। क्वेश्चन अगला है 53, निम्नलिखित में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। उस समय की रिपोर्ट के हिसाब से चीन चल रहा था, नई रिपोर्ट आप देख सकते हैं। मक्का का जन्म स्थान मध्य अमेरिका में है। ये इसके लिए तापमान चाहिए मक्का के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यकता होती है। और मक्का का सर्वप्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा अपने गेहूं उत्पादन का लगभग 2/3 निर्यात करता है? कनाडा। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। कनाडा अपने गेहूं उत्पादन का 2/3 निर्यात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था पर्ल यानी कि रीड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? राइन नदी है। राइन नदी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है। राइन नदी विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है। इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है तेहरान। ठीक है, ये ध्यान रखें, व्याख्या में दे रखा है। तेहरान ईरान की राजधानी है, ईरान का प्रमुख औद्योगिक नगर है, यूराल प्रदेश में अवस्थित मैग्नेटोगोर्स्क इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट, मलेशिया। कामपुंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 हो जाएगा इसका आंसर। 6 वर्गों में बांटा गया है। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा तारा आकृति। ये देख सकते हैं आप, इसकी व्याख्या तारा प्रतिरूप पर बसे गांव पहले अरीय प्रतिरूप के होते हैं, बाद में गांव से बाहर जाने वाले मार्गों के साथ अधिक मकान बन जाते हैं, तो इस प्रकार गांव का फैलाव मार्गों के साथ हो जाता है। गांव तारों का रूप ग्रहण कर लेता है। इसे तारा या तारक प्रतिरूप कहते हैं। तारा प्रतिरूप का विकास गांव और नगरों के दोनों में पाया जाता है। उत्तर का विशाल मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के गांव बड़ी संख्या में इसी प्रतिरूप पर बसे हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके 60, जो कि भूगोल के क्वेश्चन है LT ग्रेड के। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और लगातार आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी, ज्योग्राफी की और GS की और हिस्ट्री की भी, पॉलिटिकल की भी, सभी आपको इसमें चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।